अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद हफ़ीज़ अली। जैसा कि हम यहाँ हैं अजमेर से, हम यहाँ तारागढ़ ऊपर आए हैं। जी। यहाँ कौन सी दरगाह है? यहाँ हुज़ूर मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। यहाँ ये जो मज़ार है, ये इसकी क्या मान्यता है और ये कब से है? क्या ये जो नीचे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है या हैं उनसे वक्त पहले से है या बाद से है? जी, ये काफ़ी पुराना मज़ार है, हुज़ूर गरीब नवाज़ ही के टाइम से हैं। और आप रोज़ा रसूल के मुजाविर थे हज़रत मीरा सैयद हुसैन, और आपकी शादी हो रही थी, आप शादी को छोड़ कर आए और यहाँ पर इस्लाम का और इंसानियत का प्रचार करते हुए पर आप आए। और 18 रजब को आपकी यहाँ पर शहादत हुई और 18 रजब को ही आपका उर्स मनाया जाता है। हज़रत हमने ये सुना है कि और धर्म के भी काफ़ी लोग यहाँ आते हैं और उनके द्वारा भी दरगाह शरीफ में कुछ चीज़ें बनाई गई हैं। जी हाँ, यहाँ पर हर धर्म हर मिल्लत के लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं। और जैसे कि आप देखें कमाजी राव सेंधिया जी हैं, उन्होंने यहाँ पर मस्जिद बनाई जो आज भी हुजूर आस्ताना औलिया में हुजूर के है। उसके अलावा नाना राव मराठा जी के बनाए हुए दलान हैं मराठा लोगों के, और मराठा लोगों की बनाई हुई यहाँ पर देग भी है। और अकबर बादशाह का बनाया हुआ बुलंद दरवाज़ा है जो, और मान सिंह जो जयपुर के महाराज थे उनके बनाया हुआ नौबत खाना है। तो मुख्तलिफ़ मज़हब के लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी जिन जिन लोगों ने जो अपनी मुरादें यहाँ पर पाई, उन्होंने अपनी अपनी यहाँ निशानियाँ दी। अच्छा हज़रत, एक चीज़ हमने और नोट करी, जब हम यहाँ दरगाह आए तो उसके आसपास हमने कॉलोनी देखी। अक्सर पहाड़ों के ऊपर इस तरह की कॉलोनी होती नहीं है। जैसे हमने कई पहाड़ दुख देखे, वो होते हैं तो कुछ मुख्तसर मकान होते हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी मकान देखे। तो इसमें कोई विशेष बात या कुछ और? नहीं, ये काफ़ी पुरानी बस्ती है और यहाँ पर ये सब खुद्दाम हजरात के ही मकानात हैं, और ये ग़ुलामान हज़रत मीरा साहब के मकानात हैं। तो ये काफ़ी पुरानी बस्ती है, तो काफ़ी टाइम से ही ये यहाँ पर है। आप ये पहाड़ के ऊपर जो है ये सरकार मीरा साहब के करम ही से है। अच्छा हज़रत, एक चीज़ और, अगर अपन नए ज़माने के हिसाब से देखें तो इतनी ऊंचाई पर पानी पहुंचना, डॉक्टर की फैसिलिटी या किसी तरह का कोई हॉस्पिटल, स्कूल आदि आदि प्रशासन के द्वारा कहाँ तक आपको इसके लिए? देखिए, मैं कहूँगा प्रशासनिक व्यवस्थाएं तो यहाँ पर शून्य के हिसाब से है। जो यहाँ पर होना चाहिए, जैसा डेवलपमेंट यहाँ का होना चाहिए था, वैसा डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुआ। रही बात, यहाँ पर काफ़ी टाइम से हमारी एक डिमांड भी थी हॉस्पिटल के लिए, लेकिन वो डिमांड आज तक के पूरी नहीं हुई। जब धुरू मियाँ जी यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर थे और यहाँ पर आए, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर साहब यहाँ पर कोई एलोपैथिक डिस्पेंसरी भी नहीं है, तो उन्होंने डिस्पेंसरी तो यहाँ पर बनाई। उससे पहले यहाँ पर यूनानी से काम चलता था। अभी कुछ टाइम पहले शायद गवर्नमेंट ने ताड़ागढ़ के लिए एक सब सेंटर खोलने के लिए यहाँ पर उन्होंने कुछ पैसे पास किए, लेकिन अभी तक के वो काम नहीं हुआ। रही बात स्कूल की, तो स्कूल भी यहाँ पर 8वीं क्लास तक के है, और वो उसके अंदर आज भी आप देखें जो 100 साल पहले की जो व्यवस्थाएँ थी कि भाई वो चटाई के ऊपर बैठ के जो पढ़ाई होती थी, आज की तारीख में भी ताड़ागढ़ स्कूल के अंदर वही चटाई के ऊपर बैठकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। उनके लिए कोई अलग रूम नहीं है। एक रूम के अंदर 300 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये भी एक विडम्बना है कि यहाँ शिक्षा का स्तर जो है ना, शायद अल्पसंख्यक विभाग के, अल्पसंख्यक के लोग होने की वजह से ऐसा हो रहा। ये अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि यहाँ इस तरह की पोजीशन क्यों है। अच्छा हज़रत, मैं ये कह रहा था कि क्योंकि ये ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर है और कोई भी सुविधा पहुंचने में वक्त भी लगता होगा और पैसा भी ज़्यादा खर्च होता होगा, तो जो लोग नीचे रहते हैं या जैसे यहाँ के जो खादिम हैं वो यहाँ ही रहते हैं या नीचे भी उनके मकानात हैं कि वो नीचे से ऊपर आकर यहाँ खिदमत अंजाम दें और फिर शाम को या रात को अपने वापस जो नीचे मकानात जो उनके हैं वो पहुँचे? नहीं, अधिकतर जो खादिम खुद्दाम हजरात हैं वो यहीं पर रहते हैं। और अभी तो यहाँ पर गाड़ी की सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन जब गाड़ी वगैरह कुछ नहीं थी तो तब भी यहाँ पर रहते थे और अपने कंधों के ऊपर सामान लाद के ऊपर लाते थे। पानी भी यहाँ पर नहीं होता तो काफ़ी नीचे जाके नूर चश्मा है, वहाँ से पानी लाकर ज़ायरीनों को भी पिलाया करते थे, उनकी वज़ू की व्यवस्था भी करते थे और ख़ुद भी पिया करते थे। अच्छा, जैसे कि हम जहाँ भी जाते हैं, जिस भी हम दरगाह पे या मज़ार पे हम जाते हैं, तो वहाँ की बहुत मुख्तलिफ बहुत सारी हमें कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। जो हकीकत वाक़यात होते हैं वो बताए जाते हैं वहाँ के खुद्दामों से। तो आप हमें कोई एक या दो कोई ऐसे वाक़ये, हालांकि मैं समझता हूँ ऐसे हज़ारों वाक़ये होंगे, लेकिन कोई एक या दो ऐसा कोई वाक़या जो आपकी नज़र में बहुत ही
स्पेशल हो? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि हुज़ूर मीरा सैयद हुसैन की जब रोशन अली शाह दरवेश जब उनके यहाँ अरब के अंदर मदीने में जब फरियाद लेके पहुँचे, उस टाइम हुज़ूर की शादी हो रही थी और ये हुक्म रोज़ा रसूल से आपको हुक्म हुआ कि शादी को छोड़ दो और आप हिंदुस्तान जाओ। आप यहाँ पर 12,000 के लश्कर के साथ हिंदुस्तान आए और यहाँ पर आपने दीन इस्लाम के साथ साथ इंसानियत का पैगाम लोगों तक पहुँचाया। लोगों को बिना किसी मज़हब मिल्लत के आपने किसी धर्म के आपने हर इंसान की जो जिसने यहाँ पर वो मांगा वैसे मिला। जैसे कि आप मिसाल के तौर पर ना यहाँ पर लीजिए कमाजीराव सेंधिया जी का है या नाना राव मराठा जी का, इनकी भी मानताएं थी, मन्नतें पूरी होने पर इन्होंने अपनी अपनी निशानियाँ दी। आप चूँकि दूल्हा शहीद हुए तो यहाँ की दो चीज़ें एक विशेषता है ख़ास करके हैं, ऐसे तो बहुत सारी है, दो है। यहाँ की मेहंदी, यहाँ की मेहंदी, जिस लड़का लड़की की शादी नहीं होती है और वो मज़ार से मेहंदी लेके जाते हैं और 7 दिन 7 जुमेरात महीने के अंदर हर हफ्ते के अंदर एक दिन लगाना पड़ती है और 7 जुमेरात तक के मुताबिक लगाता है लड़की या लड़का, तो उसकी साल भर के अंदर सरकार के करम से रिश्ता आ जाता है और उसकी शादी हो जाती है। एक तो ये है। दूसरा, यहाँ पर एक गूंदी का पेड़ है, जिस माँ बहन की औलाद नहीं होती है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया होता है, तो वो फल ले जाते हैं और खादिम हजरात द्वारा बताए हुए तरीक़े से उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे हज़ारों लोग फैज़ याब हुए। इस पेड़ की ये विशेषता है कि इसके अंदर 12 महीने किसी मौसम में आए आपको फल मिलेगा। अच्छा हजरत, मैं आपसे एक अंतिम सवाल और ये करना चाहूँगा कि हम जयपुर में भी काफ़ी दरगाहों पे गए, अजमेर शरीफ भी गए, यहाँ भी आए तारागढ़ पे। दस्तारबंदी एक रस्म है, ये क्यों की जाती है और इसकी क्या महत्वता है? देखिए, दस्तारबंदी मतलब हुजूर के आप मेहमान हैं, हुजूर मीरा साहब के आप मेहमान आए, तो ये आपके इस्तकबाल के लिए, आपकी तारीफ़ के लिए इसके लिए किया जाता है हुजूर। और इसकी विशेषता ये है कि साल भर तक के ये जो दस्तारबंदी होती है, हुजूर मीरा साहब या हुजूर गरीब नवाज़ के यहाँ जो उनके खादिम करते हैं, जैसे दरगाह हज़रत मीरा साहब के अंदर हम करते हैं या किसी भी मज़ार के ऊपर आप जाते हैं तो वहाँ दस्तारबंदी होती है। दस्तारबंदी से सबसे पहले तो ये है कि वो आपका मान सम्मान होता है। दूसरी बात यह है कि आप सरकार के अंदर हाजिर। दूसरी बात यह है कि इससे आप हर तरह की बला और परेशानियों से महफूज रहते हैं। परवरदिगार अल्लाह ताला इनके करम से इंसान को ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज रखता है। तो ये दस्तारबंदी का तरीका, दस्तारबंदी से होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। दोस्तों, आज हम अजमेर के पास तारागढ़, अजमेर में तारागढ़ ऊपर हैं, तारागढ़ पे हम यहाँ दरगाह शरीफ आए, हजरत से मिले। हजरत ने हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी। आप सबसे गुजारिश है कि आप भी आएँ और फैज़याब हों। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और जिस तरह हजरत ने बताया कि यहाँ पर पानी की, बिजली की, हॉस्पिटल की, हर तरीके की परेशानी, स्कूल की, तो विशेषकर मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यहाँ पर एक अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था करें और शिक्षा मंत्री डोडासरा जी से निवेदन है कि वहाँ ये एक अच्छे स्कूल की व्यवस्था करें ताकि यहाँ जो परिवार रह रहे हैं उन परिवारों के बच्चे अच्छी तालीम पा सकें। जैसा कि हजरत ने बताया कि यहाँ एक समुदाय विशेष के लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए जो है शायद भेदभाव हो रहा है, तो मैं समझता हूँ अशोक गहलोत गवर्नमेंट ऐसी नहीं है। इंशाल्लाह इस ओर शिक्षा मंत्री जी का और स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान दिलाया जाएगा, तो वो ज़रूर इसके ऊपर कार्य करेंगे। धन्यवाद।